आज धुरंधर पर दूसरा वीडियो भी मुझे इसलिए बनाना है क्योंकि ये जो भारत विरोधी गैंग है इसको एक्सपोज करना बहुत बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने ये आज दूसरा वीडियो बनाकर पोस्ट किया। नमस्कार। आदित्य धर की सुपर डुपर हिट फिल्म धुरंधर पर मेरी पहली वीडियो आपको पसंद आई, उसके लिए आपका आभार, दिल से शुक्रिया। कई लोगों ने कई तरह की प्रतिक्रियाएं अपनी दी हैं। एक दर्शक हैं अजय शर्मा जी। अजय शर्मा जी ने लिखा कि अशोक जी, मुझे आपका और अमिताभ अग्निहोत्री जी का बेबाक अंदाज बहुत पसंद है। तो शुक्रिया अजय शर्मा जी, इसी तरह से हौसला अफजाई करते रहिए। मैं कोशिश ये करूंगा कि इस तरह की वीडियोस जो है आप तक बनाकर लगातार पहुंचाता रहूं। मैंने पहले वीडियो में कहा था कि जिस तरह से धुरंधर की पार्ट 1 आई है, उसी तरह से धुरंधर पर मैं पार्ट 2 भी बनाऊंगा। और पार्ट 2 इसलिए बनाऊंगा क्योंकि जैसा मैंने पहली वीडियो में कहा था, और पहली वीडियो का मेरा शीर्षक ही था कि भाई देखिए, पाकिस्तान की हो रही है पिटाई तो इनकी निकल रही है रुलाई। तो मेरी पहली वीडियो का मकसद यही था कि जो पाकिस्तानी प्रेमी गैंग है भारत में, उसको एक्सपोज करना, जो कि इस फिल्म के बाद एक्सपोज हो ही रही है। और मैंने अपनी पहली वीडियो में यह भी बताया था कि दरअसल फिल्म इंडस्ट्री में एक यज्ञ हो रहा है, और ये यज्ञ जो है, ये शुद्धिकरण का यज्ञ हो रहा है, एक आहुति चल रही है। और इस फिल्म ने जिस तरह से शुद्धिकरण का जो ये पूरा का पूरा यज्ञ चल रहा है, और जिस तरह से राक्षस यज्ञ को जो है डिस्ट्रॉय करने के लिए आ जाते हैं, उसी तरह से जो है ये तमाम भारत विरोधी ताकतें जो हैं इस फिल्म पर टूट पड़ी है, इस फिल्म के खिलाफ अनाप शनाप कह रही हैं। मैंने आपको पहले वीडियो में ये भी बताया था। और जिस तरह से ये सिर्फ यज्ञ की बात नहीं है, बल्कि इसको इस तरह से भी देखना चाहिए कि जिस तरह से आप कीटनाशक जो छिड़कते हैं ना आपके घर में, जब कीड़े मारने वाली दवा होती है, जब कीड़े मारने वाली दवा आप डालते हैं तो कैसे नालियों के पीछे से, नालियों के अंदर से कैसे कीड़े निकल निकल कर आते हैं, बिल बिलाते हुए निकल निकल कर आते हैं। और उसी तरह से जो है, जैसे ऐसा लग रहा है कि आदित्य धर की इस फिल्म ने जो है भारत में जो नालियों में छिपे कीड़े थे ना, उनके ऊपर जैसे जो है डीडीटी छिड़क दिया हो, और जैसे ही डीडीटी छिड़का गया वैसे ये कीड़े जो है निकल निकल कर आ रहे हैं। बहरहाल, तो ये पहला वीडियो था। मैंने बताया पाकिस्तानी प्रेमी गैंग जो है उसको बहुत तकलीफ हुई है, और उसकी तकलीफ हुई है तो उसकी तकलीफ हमारे जैसे लोगों को बढ़ानी चाहिए, क्योंकि ऐसे पाकिस्तानी प्रेमी जो हैं, ऐसे पाकिस्तानी प्रेमी जो गैंग है, उसको भारत में रहने का अधिकार ही नहीं है। ये भारत में जो है रह रहे हैं, भारत का नमक खा रहे हैं, भारत की मिट्टी में, लेकिन इनका जो दिल है वो भारत के लिए नहीं धड़कता। ऐसे सभी लोगों को दरअसल भारत में रहने का अधिकार ही नहीं है। बहरहाल, इस पर किसी और दिन बात करेंगे, लेकिन मोटे तौर पर जैसे मैंने कहा, आज धुरंधर पर दूसरा वीडियो भी मुझे इसलिए बनाना है क्योंकि ये जो भारत विरोधी गैंग है इसको एक्सपोज करना बहुत बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने ये आज दूसरा वीडियो बनाकर पोस्ट किया। अब जैसे आपने इसका शीर्षक देखा होगा, अब जो मैंने पहले वीडियो में, जैसा मैंने कहा था कि पहले वीडियो में पाकिस्तानी प्रेमी को जो है, प्रेमी गैंग है, उसको एक्सपोज करना था। अब ये जो दूसरा वीडियो है, इसमें मैं बड़ा फैक्चुअली बात कर रहा हूं, और वो फैक्ट्स जो है आपके सामने रखूंगा कि ये जो पाकिस्तानी प्रेमी गैंग है भारत का, ये जो है क्यों तकलीफ में है, क्योंकि इनका एजेंडा कैसे इस फिल्म ने एक्सपोज किया है। और इस फिल्म में दिखाई गई एक एक बात सच है। ये जरूर होता है कि हर फिल्म में जो है डायरेक्टर जो है बहुत सारी चीजों की लिबर्टी लेता है, लेकिन ये फिल्म जो है सच्ची कथाओं के इर्द गिर्द है। और वो सच्ची कथाएं ऐसी हैं, वो सच्ची जो चीजें हैं, जो घटनाएं हैं, वो ऐसी हैं जो इन पाकिस्तानी प्रेमी जो गैंग है उनको तकलीफ देने वाली घटनाएं हैं। और इसीलिए ये लोग बिलबिला रहे हैं, इसीलिए ये लोग इस तरह से चिल्ला रहे हैं। तो आज मैं आपको वो तमाम फैक्ट्स आपको बताऊंगा। तो आपने जैसे इसका शीर्षक देखा होगा, मैंने क्या लिखा है, इसका शीर्षक धुरंधर। धुरंधर भी डी से ही शुरू होता है, वो तो खैर फिल्म का नाम है धुरंधर। धुरंधर के बाद 3D और मोडी। जी हाँ, इनकी जो तकलीफ है, ये जो भारत विरोधी गैंग है, ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, इनकी तकलीफ धुरंधर से क्या है, क्योंकि इसमें 3D को एक्सपोज किया है और इसमें मोडी है। अब इसको मैं एक एक करके बताता हूं कि दरअसल ये 3D क्या है और मोडी क्या है, जिससे भारत विरोधी गैंग को तकलीफ हो रही। तो चलिए आज के मुख्य मुद्दे पर आते हैं। जैसे मैंने कहा, धुरंधर, 3D और मोडी ये तकलीफ का कारण है। अब इसमें 3D में 3D कौन से हैं, 3D समझिए। पहला डी, दाऊद इब्राहिम। जी हां, दाऊद इब्राहिम, वही जो है भारत का स्मगलर, मुंबई आतंकी हमलों का जो है गुनाहगार,
और भारत का सबसे बड़ा जो दुश्मन है, जो पाकिस्तान में शरण लिए बैठा है, पहला डी। ये फिल्म जो है उस डी के ऊपर चोट करती है, यानी दाऊद इब्राहिम के ऊपर चोट करती है। इसलिए जो है भारत का जो भारत विरोधी गैंग है वो परेशान है। पहला डी दाऊद। दूसरा डी क्या है? दूसरा डी है डी कंपनी। जी हां, यही दाऊद की कंपनी, ये जो डॉन है, माफिया डॉन है। अब इसमें सिर्फ दाऊद का जो मामला है, सिर्फ दाऊद तक नहीं और मुंबई तक नहीं है, बल्कि ये जो डी कंपनी है, जो हर तरह की स्मगलिंग में, भारत को कमजोर करने के लिए जो है, हर तरह की स्मगलिंग करने में, हर तरह की चीजें जो है, कैसे भारत में जो है पैसा आए, अवैध पैसा आए, उन अवैध पैसों से भारत को कैसे तोड़ा जाए, भारत में कैसे आतंकी हमले करवाए जाए, ये सब जो है डी कंपनी करती है। और इस डी कंपनी में एक माफिया डॉन जो है, इस डी कंपनी का एक माफिया डॉन, वो अतीक अहमद भी है, अशरफ भी है। और इसीलिए जो है ये इनको एक्सपोज करती है, डी कंपनी के जो गहरे तार जुड़े हुए हैं, जिसके बारे में कोई भारत में बात ही नहीं करता था, सिर्फ दाऊद की बात करके जो है छोड़ देते थे, दाऊद की बात करके छोड़ देते थे। तो डी कंपनी का जो पूरा गहरा नेक्सस है उसको एक्सपोज करता है। तो ये डी जो है दूसरा डी है, इसलिए ये भारत विरोधी गैंग जो है परेशान है। और तीसरा डी क्या है? तीसरा डी है डिमोनेटाइजेशन, यानी नोटबंदी। अब नोटबंदी को लेकर कुछ नहीं मिल रहा तो कह रहे हैं नोटबंदी को इसमें ग्लोरीफाई कर दिया गया, और इस तरह से नोटबंदी से ये नुकसान हुआ, तो नोटबंदी से कुछ भी नहीं हुआ, फलाना ढिमकाना कहकर धुरंधर का विरोध कर रहे हैं। तीसरा डी। और आखिर में मोदी, यानी अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब भारत विरोधी जो गैंग है उसको तो नरेंद्र मोदी से नफरत है। भारत विरोधी गैंग जो है पिछले 11 सालों से तड़प रहा है कि भारत में नरेंद्र मोदी का शासन कैसा है, तो नरेंद्र मोदी को कैसे जो है रास्ते से हटाएं। क्योंकि नरेंद्र मोदी के राज में भारत की इकोनॉमी मजबूत हुई है, भारत का सुरक्षा तंत्र मजबूत हुआ है, भारत में आतंकवादी घटनाएं जो हैं वो कमजोर हुई हैं, भारत का जो हिंदू है वो जो है वो उसको लगा है कि उसकी कोई सुनवाई होती है। और भारत में जो सांस्कृतिक पुनरुत्थान हुआ है, भारत का जो आध्यात्मिक पुनरुत्थान हुआ है, उसके कारण भारत विरोधी गैंग जो है वो मोदी से नफरत करता है, मोदी से नफरत करता है। और इस फिल्म में सारी कथानक जो है वो नरेंद्र मोदी के मतलब प्रधानमंत्री बनने के बाद के इर्द गिर्द जो है वो घूमता है, सारा कथानक। इस फिल्म के अंदर नरेंद्र मोदी को शपथ लेते हुए दिखाया गया है। इस फिल्म के अंदर नरेंद्र मोदी को डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी का उनका पूरा का पूरा वो है। इस फिल्म के अंदर राम मंदिर का जो फैसला है, जजमेंट है, उसका जिक्र है। इस फिल्म के अंदर जो है, जो भारत ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सर्जिकल स्ट्राइक करी, उसका जिक्र है। और साथ साथ इस फिल्म में जो है, जो भारत विरोधी गैंग है वो ये कहता है जब से ये चाय वाला आया है तब से जो है, ये भारत विरोधी गैंग जो पाकिस्तान में बैठा कहता है जब से चाय वाला आया इसने हमारी ऐसी तैसी कर रखी है। और इसीलिए मोदी जो ये वाला डी है, धुरंधर का ये डी है, इससे भारत विरोधी गैंग परेशान है कि मोदी को कैसे दिखा दिया, मोदी को कैसे ग्लोरीफाई कर दिया, और मोदी को इसमें क्यों दिखाया गया। अब क्या ये सही नहीं है? जो मैंने तमाम चीजें की उस पर हम लंबी डिस्कशन कर सकते हैं, और मैं पहले भी कर चुका हूं। मैं फैक्ट्स के साथ आज भी कुछ चीजें इस वीडियो में प्रकाश में लाऊंगा, कुछ चीजें जो इस धुरंधर से जुड़ी हुई हैं। बाकी चीजों पे फिर हम कभी खुलकर बात कर सकते हैं कि कैसे भारत में हिंदू मजबूत हुआ है, हिंदुओं की कैसा आध्यात्मिक पुनरुत्थान भारत का कैसे हुआ, कैसे आतंकवाद वाले, ये सब चीजें जो है डिटेल में बात कर सकते हैं। आप अपने सुझाव मुझे भेजिएगा, मैं उनको देखता रहता हूं और देख करके मैं जरूर उस पर रिएक्ट करूंगा। बहरहाल, तो आज के फिर मुद्दे पर आता हूं। तो मुद्दा में क्या कि मोदी को दिखा दिया, मोदी का डी आ गया, तो इसलिए ये लोग परेशान है, भारत विरोधी गैंग। अब क्या नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस तरह की बातें भारत में नहीं होती कि जब से चाय वाला आया है ये वो। अब इस तरह के बयान तो कांग्रेस का इकोसिस्टम और इसके अलावा बाकी पॉलिटिकल पार्टियां कितनी बार नरेंद्र मोदी को चाय वाला कहकर जो है अपमान कर चुकी हैं। चाय वाला ने ये कर दिया, चाय वाले ने वो कर दिया। तो इस फिल्म में भी यही है। तो अब जो है, क्योंकि मोदी को दिखा दिया। और इंटरेस्टिंग बात जानते हैं क्या है? कई लोग ये कह रहे हैं, मैं अभी तक जो है मैं इसके बारे में डिटेल में नहीं जाके बोलूंगा, लेकिन कुछ लोग ये बताते हैं कि जब वो हॉल में गए फिल्म देखने के लिए, और जैसे ही नरेंद्र मोदी फिल्म में आते हैं, वो शपथ लेते, डिमोनेटाइजेशन, लोग जो है सीटियां बजा रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, और ये भारत विरोधी गैंग ही कह रहा है कि देखो मोदी को कैसे दिखा दिया, मोदी को कैसे ग्लोरीफाई किया। और इस फिल्म में ऐसा होता है, लोग हॉल में बैठकर नरेंद्र मोदी को देखकर तालियां बजाते हैं, सीटियां बजाते हैं। अब उससे लोगों को तकलीफ होनी स्वाभाविक है भाई,
बहुत स्वाभाविक है उससे तकलीफ होनी। तो इसलिए ये मोडी है। अब इस मोडी के बाद, यानी मोदी के बाद, अब मैं बाकी 3D पर आता हूं और उस 3D के बाद एक एक करके आपको बताऊंगा कैसे ये फिल्म जो है सच्ची है, असली कहानी है और इसीलिए जो है ये भारत विरोधी ताकतों को परेशान कर रही है। तो चलिए अब धुरंधर के मोडी फैक्टर के बाद बढ़ते हैं 3D की तरफ, जिसका मैंने जिक्र किया, जिसका शीर्षक में भी जिक्र है। जैसे मैंने कहा, पहला जो डी है वो है दाऊद इब्राहिम। अब दाऊद इब्राहिम को लेकर के लोग परेशान क्यों हैं? अरफा बीबी ने एक वीडियो बनाया था पूरा फर्स्ट डे फर्स्ट शो जो है देखने के बाद इस फिल्म को गरियाने के लिए, क्योंकि फिल्म को गरियाएंगे तभी तो जो है उनको जो है उस तरह से जो है जो फिल्म से नफरती गैंग है उनको देखेगा और उनको पैसे मिलेंगे और बाद में अपील भी करेंगे कि मुझे जो है और पैसे दीजिए ताकि मैं इस तरह से और फिल्में देख करके उनका जो है मैं दरअसल उनका रिव्यू कर सकूं। तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के बाद उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा इस फिल्म में ऐसे दिखाया गया जैसे दाऊद जो है वो मुंबई में माफ कीजिएगा, दाऊद जो है पाकिस्तान में बड़ा प्रभावी आदमी है, पाकिस्तान को जैसे वो चलाता है इस तरह से उसको दिखाया गया। अब इसमें पाकिस्तान को चलाने वाले के तो, लेकिन उसका प्रभाव दिखाया गया इसमें, और इसमें क्या गलत है? क्या गलत है? मैं देख रहा था, मैं आपको कुछ जो है स्क्रीनशॉट भी दे रहा हूं। ये मैंने पूरा जो है रिसर्च करके चीज जुटाया और रिसर्च करके जो बातें मेरे सामने आई उसमें साफ तौर पर लिखा है कि जो दाऊद है, दाऊद जब भारत से भागा तो उसको बाकायदा आईएसआई और पाकिस्तान की सरकार ने उसको शरण दे रखी है और उसको एक भारत के खिलाफ मोहरे की तरह इस्तेमाल किया। और उसने जो है बाकायदा जो दाऊद का जो पूरी गतिविधियां होती है ना, दाऊद की पूरी गतिविधियों में उसमें जो है कट मनी जो है पाकिस्तान सरकार को जाती है। तो जो व्यक्ति जो है अपने स्मगलिंग और दूसरी तरह के धंधे में से कट मनी सरकार को दे रहा है 20-30% जो है, क्या उसका प्रभाव वहां पर नहीं होगा? वहां की राजनीति में, वहां की सेना में, वहां के जो है बाकी सब जगह पर आईएसआई में। और इसलिए भी क्योंकि दाऊद का जो पूरा डी कंपनी है जो भारत में, आईएसआई में पाकिस्तान जो है भारत के खिलाफ उसको इस्तेमाल करो। उन्होंने कहा हम तुमको शरण देंगे, एक तो तुम जो स्मगलिंग करते हो बाकी जो धंधे करते हो करते रहो और उसका जो है 30% जो है पाकिस्तान को दोगे जो आईएसआई और बाकी गतिविधियों में इस्तेमाल हो। और साथ साथ ये भी कहा कि तुम्हारा जो नेटवर्क है उसको हम भारत में भारत विरोधी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ। यही चीज जो है ये सब चीजें आप जाएंगे गूगल पे जाएंगे, ऐसी खबरें हैं, ऐसे पूरे रिसर्च पेपर पड़े हुए हैं जिसमें साफ पता चल जाएगा। और इसमें साफ तौर पर लिखा है जो दाऊद इब्राहिम है आर्थिक रूप से वो नियंत्रण वहां पर करता है, वहां की अर्थव्यवस्था, वहां के स्टॉक एक्सचेंज में उसका बहुत बड़ा प्रभाव है, अवैध और हवाला कारोबार करता है और उसका एक हिस्सा जो है हर तरह से जो है वहां की सरकार और आईएसआई को जाता है। फिर उसका आईएसआई के साथ जो है रणनीतिक संबंध है, इसमें यह भी लिखा। और साथ साथ फिर उसके बारे में यह भी लिखा है कि उसके सामाजिक और पारिवारिक संबंध भी उसने वहां पर जो वहां के हुक्मरान है उनके बीच जावेद मियांदाद के साथ उसके रिलेशन है। और जावेद मियांदाद जो है वो सिर्फ खिलाड़ी नहीं है बल्कि वहां के जो पूरा का पूरा सिस्टम है पाकिस्तान को उसमें बहुत गहरे तक बैठा हुआ है। तो ये दाऊद के बारे में जो कुछ दिखाया गया उसमें कुछ गलत नहीं है। तो अरफा बीबी को तकलीफ क्या हो रही है दाऊद का ऐसे दिखाने से, वो समझ में नहीं आता। सच तो दिखाया, लेकिन एक तकलीफ का कारण और भी है और वो बड़ा दिलचस्प है। दिलचस्प क्या है? वैसे आपने जो है बॉलीवुड की जितनी फिल्में देखी होंगी और भारत के टीवी चैनल भी, उसमें दाऊद को दिखाते हैं दाऊद इब्राहिम, मतलब दाऊद द डॉन, उसको डॉन की तरह दिखाते हैं कि वो जो चाहता है कर लेता है, तमाम ताकतें उसके पास है। अब तक बॉलीवुड में दाऊद को जो है एक मजबूत, एक मतलब जो है बहुत ताकतवर आदमी की तरह दिखाया जाता था। लेकिन इस फिल्म में दाऊद को बिस्तर पे पड़े हुए बूढ़ा, बीमार और लाचार दिखाया गया है। और यही भारत विरोधी जो ताकतें हैं उनको जो है खल रहा है। भारत में बैठा जो पाकिस्तानी प्रेमी गैंग है, पाकिस्तान प्रेमी गैंग, और भारत जो टुकड़े टुकड़े गैंग बैठा है, उसको इसी बात की तकलीफ है कि अरे दाऊद को जो है इस तरह से लाचार दिखा दिया। अंदर अंदर उनको ये तकलीफ है, ये बोल तो सकते नहीं ना कि दाऊद को लाचार दिखा दिया, लेकिन सच बात है दाऊद लाचार हो चुका है। दाऊद बिल्कुल लाचार है। और इस फिल्म में एक सीन और है, इसमें दिखाया कि दाऊद को भी मारने के लिए जो है प्रयास करता है जो फिल्म का हीरो रणवीर सिंह जो बना है, जो है हमजा, वो दाऊद को मारने की कोशिश करता है लेकिन सफल नहीं होता। और इस तरह की कई खबरें हैं कि दाऊद को जो है दाऊद के ऊपर भी अटेम्प्ट हुए हैं और वो छिपा बैठा है पाकिस्तान की गोद में, जो है कहीं ना कहीं उसको आईएसआई और वो इधर उधर छुपा देती है। तो ये सब चीजें जो दिखाई गई हैं, तो दाऊद के बारे में जो दिखाया गया उसमें कुछ गलत नहीं है। अरफा बीबी को तकलीफ क्या है? सब कुछ तो है, सब कुछ जो दिखाया बिल्कुल परफेक्ट है। और इसीलिए तकलीफ शायद इस बात की है कि दाऊद को लाचार दिखा दिया। तो ये डी
नंबर 1। इसलिए भी इनको तकलीफ है, भारत विरोधी गैंग को, टुकड़े टुकड़े गैंग को इसलिए भी तकलीफ। अब आते हैं दूसरे डी पर। दूसरा डी क्या है? डी कंपनी। अब डी कंपनी के जो है अब तक जिन पर चर्चा नहीं होती थी, जैसे अतीक अहमद, अशरफ जैसे जो लोग हैं जो राजनीति में घुस आए थे, उनका आईएसआई से रिश्ता जो है वो इस फिल्म ने एक्सपोज किया है। अब उसको लेकर तकलीफ हो रही है, खासकर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस कह रहा है अतीक अहमद तो एक माननीय सांसद थे। हैं, ये बिल्कुल माननीय सांसद थे। मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के नेता जाकर उससे जो है अतीक अहमद के कुत्ते से हाथ मिलाया करते थे, तो माननीय तो अतीक अहमद था ही। लेकिन अतीक अहमद जो है जब ये जेल में था तो इसके ऊपर 50 से ज्यादा मुकदमे थे, जिनमें हत्या और हत्या का अटेम्प्ट और तमाम तरह की चीजें। अब अतीक अहमद को इसमें आईएसआई और अतीक अशरफ को दिखा दिया। अब इस बात पे तकलीफ हो रही है। अब सच क्या है? सच यह है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के कई रिटायर्ड जो पुलिसकर्मी हैं, जिनमें डीजीपी रह चुके विक्रम सिंह है, उनका मैं एक देख रहा था, उनका इंटरव्यू देख रहा था, उनका स्टेटमेंट। उन्होंने कहा कि ये बात सच है, ये उसने एक्सेप्ट किया था कि भाई इस जो है उसके जो है आईएसआई से रिलेशन है। बाकायदा जो प्रयागराज में, इलाहाबाद में जो 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 कोर्ट है उत्तर प्रदेश में, जब कोर्ट में मामला जो चार्जशीट दाखिल हुई थी, उस चार्जशीट के अंदर भी इसका कबूलनामा था जिसमें इसने आईएसआई से अपने लिंक स्वीकार करा। जब अतीक अहमद और अशरफ के यहाँ छापे पुलिस ने मारा था तो उसके यहाँ पाकिस्तानी हथियार, पाकिस्तानी गोलियों के कार्ट्रिज, ये सब बरामद हुए थे। तो ये कहाँ से आए? तो उस तरह से जो है, जिस तरह से ये जो है ड्रोन से पंजाब के रास्ते जो है हथियार गिराता है, ऐसी कई खबरें आपने देखी होंगी। पाकिस्तान ड्रोन के रास्ते हथियार और बाकी चीज गिराता है और वो इन लोगों तक पहुंचते हैं। ये सब नेक्सस दिखाया। अब ये सारा नेक्सस दिखाया तो इनको तकलीफ हो रही है कि भाई इतना जो है अतीक अहमद जैसे आदमी को जो है क्यों इस तरह से बदनाम कर रहे हैं। अब अतीक अहमद जैसा आदमी बदनाम करने की चीज है। अब अतीक अहमद का जो कुछ एनकाउंटर हुआ, ऐसे आदमी क्या जिंदा रहने के लायक हैं? मतलब उनको, और कहते हैं कानूनी रूप से, अरे भाई कानूनी रूप से छोड़ दीजिए, जो हुआ वो ठीक है, बढ़िया हुआ। अतीक अहमद जैसे लोगों को रहने का हक नहीं है, जिसने इतनी हत्याएं क्यों, इतना जो है भारत विरोधी प्रोपेगेंडा किया, इसलिए अतीक अहमद के बारे में दिखाया गया, इसलिए इनको तकलीफ हो रही है। अब आते हैं तीसरे डी पर, 3D के तीसरा डी। तीसरा डी क्या है? डिमोनेटाइजेशन, यानी नोटबंदी। नोटबंदी को लेकर ये लोग बड़े परेशान हैं कि नोटबंदी को कैसे दिखा दिया, कि नोटबंदी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आके टीवी पे ऐलान कर रहे हैं और नोटबंदी से जो है ये हो गया वो हो गया, इस सब को चीजें लोग जो है करके वो कर रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ नोटबंदी का पूरा जो है ये कहते हैं नोटबंदी तो इतना खराब था, ऐसा था वैसा था। देखिए एक बात मैं आपको साफ तौर पर बता दूं, नोटबंदी के जितने फायदे होने चाहिए थे वो नहीं हुए। मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं। और क्यों नहीं हुए? क्योंकि हम भारतीय जो है ना, हम भारतीय चाहे किसी भी फील्ड में हमको जहां मौका मिलता है, हम जो है करप्शन के खेल में, पैसा कमाने के खेल में कूद पड़ते हैं। डिमोनेटाइजेशन का जितना बड़ा लाभ होना चाहिए था उतना लाभ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि बाकायदा जो बैंक के लोग थे डिमोनेटाइजेशन में, बैंकों में जो काम करने वाले लोग थे, उन्होंने दरअसल ब्लैक मनी को कन्वर्ट करना शुरू कर दिया अलग अलग तरीके से। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, बड़े सारे बैंक कर्मियों ने, बैंक में जो लोग थे, उन्होंने डिमोनेटाइजेशन की तरफ जो नोटबंदी के समय जो है करोड़ों अरबों कमा लिए। उन्होंने बाकायदा फार्म हाउस खरीद लिए, ऐसे बड़े सारे आपको किस्से मिल जाएंगे। और फिर नृपेंद्र मिश्र जो प्रधानमंत्री के साथ नोटबंदी के, जिन लोगों को नोटबंदी के बारे में पता था उनमें 5 लोगों में शामिल थे। प्रधानमंत्री के जो हैं वो विशेष सलाहकार, उनके पीएमओ में काम कर चुके हैं, बहुत करीबी प्रधानमंत्री के साथ रहे नरेंद्र मोदी के साथ। उनका भी एक पॉडकास्ट में उन्होंने कहा कि नोटबंदी में एक चीज जो है, जिस चीज की उन्होंने कल्पना नहीं की थी, कि जो बैंकों के जो हैं जो 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 बैंकों में काम करने वाले जो निचले तबके के, यानी कि जो 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 छोटी मोटी नौकरियां करते हैं, वो सब इस धंधे में इस समय पैसा कमा लेंगे, वो जो है ब्लैक मनी को बदलवा लेंगे, इसकी उन्होंने कल्पना नहीं की थी। मैं कह रहा हूं कि देखिए, और सिर्फ बैंकों की बात नहीं है, होता क्या हमारे यहाँ, जब हमारे यहाँ कोरोना आया तब हमारे जितने जो हेल्थ सेक्टर में जुड़े लोग हैं उन्होंने 2 नंबर से पैसा, उनको लगा मौका है। अब जो है गैस की किल्लत है तो गैस की एजेंसियां और गैस को ब्लैक करने वाले, तो हमारे यहाँ दिक्कत यह है कि इतने सारे करप्ट लोग, मतलब हम सब इतने ज्यादा जो है करप्शन में घुस चुका है कि जिसको जहां मौका मिलता है पैसा कमा लेता है। तो नोटबंदी के साथ भी यही हुआ। लेकिन इसके बावजूद नोटबंदी के फायदे आपको नहीं पता क्या? ये विपक्ष तो कहेगा फलाना ढिमकाना ऐसा वो, लेकिन सच बात क्या है? सच बात यह है कि नोटबंदी से नक्सलवादियों के 80 करोड़ रुपए अकेले झारखंड के अंदर, ये झारखंड के डीजीपी का जो पूरा स्टेटमेंट था, उनके 80 करोड़ रुपए नोटबंदी के कारण बेकार हो गए। और 80 करोड़ रुपए जो बेकार हुए उसके कारण
नक्सलियों का पूरा जो है उनकी कमर टूट गई। और आज नक्सलियों की क्या स्थिति है आपको मालूम नहीं है क्या? किस तरह से नक्सलियों की स्थिति है आज? आज वो बिल्कुल आखिरी सांस ले रहा है नक्सलवाद हिंदुस्तान के अंदर। तो इसलिए क्योंकि उनकी कमर पैसे से भी टूटी और बाकी जो उसके बाद जो चीजें चल रही है वो है। अब आता हूं टेररिज्म पर। आपने स्टोरी नहीं देखी? आपको नहीं पता क्या? कितनी आपको स्टोरी दिखाऊं कि कश्मीर के अंदर जो हर जुम्मे पर, हर शुक्रवार को जो पत्थरबाजी होती थी, साल साल में जो है करीब 1,000 पत्थरबाजी की घटनाएं जो होती थी, वो कैसे होती थी? 500-500 रुपए, 1,000 रुपए देकर कश्मीर के लड़कों से पत्थरबाजी कराई जाती थी। ये सारा पैसा कहां से आता था? हवाला से ट्रांजैक्शन होकर आता था। अब कश्मीर में कितनी पत्थरबाजी होती है आपको नहीं पता? कश्मीर में जो है, कश्मीर सहित भारत में आतंकी घटनाएं कितनी होती थी आपको नहीं पता क्या? क्या आप अगर दिल्ली में या कहीं के भी निवासी हैं, राजस्थान के या उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश में वाराणसी में बम ब्लास्ट हुआ, दिल्ली में लाजपत नगर में बम ब्लास्ट हुआ, दिल्ली में कनॉट प्लेस में बम ब्लास्ट हुआ, अब ये सब बम ब्लास्ट हो पा रहे हैं क्या? क्योंकि इसके लिए फंडिंग बड़ी जबरदस्त होती थी और ये हवाला के जरिए इनके पास पैसा जाता था। कश्मीर में टेररिज्म की घटनाएं रुक नहीं सकती जब तक पाकिस्तान भारत के बगल में बैठा है और भारत में पाकिस्तान प्रेमी गैंग बैठा है, तब तक आतंकवाद की घटनाएं उनको आप जीरो पे नहीं ला सकते। लेकिन आतंकवाद की घटनाओं में 60%, 70% तक कमी आ चुकी है। पिछले कुछ सालों में अगर आतंकवादियों ने बड़े आतंकी हमले किए हैं तो उन्होंने सेना के ऊपर हमले किए हैं, सेना को टारगेट। लेकिन भारत में आमतौर पर वो इस तरह के जो है, जैसे बम ब्लास्ट कभी भी कुकर में, इसमें उसमें कर देते थे, वो सब नहीं कर पा रहे। तो क्या ये आतंकी घटनाओं में कमी नहीं आई है? बिल्कुल कमी आई है। तो इसको आप स्वीकार नहीं करेंगे। अब ये आतंकी जो घटनाएं करने के लिए पैसा जाता था, ये हवाला के जरिए जाता था। क्या आपको मालूम है? बाकायदा डिमोनेटाइजेशन होने के बाद 3 लाख, चेक कर लीजिएगा मैं जो आपको बता रहा हूं, 3 लाख जो है शेल कंपनियां क्या होती हैं? फर्जी कंपनियां जो सिर्फ कागजों पर चल रही होती हैं। और ये कागजों पर क्यों चल रही होती है? क्योंकि ये शेल कंपनियां पैसे का हवाला कारोबार, पैसा इधर से उधर करती हैं। इनका और कोई काम नहीं होता, इनका कुछ ना प्रोडक्ट होता है, ना इनका कुछ होता है, कुछ भी नहीं होता इनका ट्रांजैक्शन, कुछ सिर्फ हवाला के जरिए पैसे इधर उधर। 3 लाख जो है शेल कंपनियां पकड़ी गई हैं भारत में। क्या ये सब हवाला से पैसा नहीं दे रहे थे? जी हाँ, हवाला से पैसा डील कर रहे थे और इसलिए इनकी दुकानों पर ताला लग गया। और क्या डिमोनेटाइजेशन का असर जो है वो उत्तर प्रदेश के 2017 के विधानसभा चुनाव पर नहीं पड़ा? बिल्कुल पड़ा। और क्या डिमोनेटाइजेशन, ये सच बात है, अगर डिमोनेटाइजेशन नहीं होता, नोटबंदी नहीं होती, तो उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी तादाद में पैसे का खेल होता कि शायद जो है 2016 में जो 2017 में जो परिवर्तन हुआ वो वहां नहीं हो पाता। और एक बात और नोट कर लीजिए, जो डिमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी से जुड़ी है। नोटबंदी का एक जो है लक्ष्य ये भी था कि भारत में जो ट्रांजैक्शन है, वो भारत में जो पैसों का लेन देन होता है, जिसमें बड़ी पैमाने में हेरफेर होता है, वो पूरा का पूरा जो है मामला जो है वो दरअसल उसको डिजिटलाइजेशन कर दिया जाए, यानी यूपीआई लेन देन भारत में बढ़े। और उसका फायदा है, आज भारत में जो है कितना, मेरे ख्याल से 2 लाख करोड़ से ज्यादा का जो लेन देन होता है, नकद से नहीं बल्कि वो यूपीआई पेमेंट होता है। और दुनिया में यूपीआई पेमेंट में भारत नंबर 1 है। फ्रांस के राष्ट्रपति अभी भारत आए तो उन्होंने कहा कि ये यूपीआई पेमेंट है, ये जो ट्रांजेक्शन है, इसके मामले में भारत जो है वर्ल्ड लीडर है। तो उसका भी फायदा होता है। अब इसके कारण जो है, फिर से कह रहा हूं, काला पैसा, काला धन, काला बाजारी भारत में तब तक नहीं रुक सकती जब तक कि भारत के पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को क्लीन ना कर दें और जब तक कि भारत के भारतीय जो हैं वो लोग जो हैं करप्शन में शामिल होना बंद ना कर दें। हम आज भी क्या करते हैं? हम आज भी ये छोटे मोटे काम कराने के लिए रिश्वत देते हैं, है ना? तो वो सारी चीजें हैं। तो उसके लिए पूरी तरह से जो है ब्लैक मनी बंद नहीं हो सकती जब तक कि हम भारतीय जो है ईमानदार नहीं होंगे, जब तक कि हमारे चुनाव का सिस्टम नहीं होगा। लेकिन डीमोनेटाइजेशन, नोटबंदी का बहुत लाभ हुआ है। बहुत चीजें आतंकवादियों के ऊपर लगाम कसी गई है और बाकी चीजें भी जो है वो हुई हैं। इसको आप माने, पॉलिटिकल आप कारण से चाहते तो मत मानिए, लेकिन फिर से कह रहा हूं कि कुछ चीजें और बेहतर होती अगर इसके अंदर बैंकों से जुड़े लोग जो है करप्शन में शामिल ना होते। तो उन्होंने नोटबंदी में अगर अपने जो है अंडर द टेबल डीलिंग ना की होती तो ये तो धुरंधर फिल्म के मोडी फैक्टर और 3D फैक्टर की बात हुई। अब मैं आता हूं कि इसके ये जो लोग कह रहे हैं कि प्रोपेगेंडा फिल्म है, ये जो भारत विरोधी गैंग है, पाकिस्तान प्रेमी गैंग है,
ये जो कह रहा है कि ये प्रोपेगेंडा फिल्म है, इसमें तो सब कुछ ऐसे दिखाया गया। अब मैं कुछ उदाहरण आपको देता हूं, इस फिल्म के एक एक चीज पर उदाहरण दे सकता हूं, लेकिन वीडियो बहुत लंबा ना बने। आप लोग भी जो है, मौका लगेगा तो आगे भविष्य में बात करेंगे, क्योंकि आप लोग भी लगातार इतना लंबा वीडियो देखेंगे तो आपको भी थोड़ा जो है अलग से बहुत टाइम निकालना पड़ेगा। ये फिल्म की तरह 4 घंटे लंबा पूरा का पूरा हो जाएगा, लेकिन मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ। ये जो इसमें इसमें जो है एक चीज जो जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूँ, इसमें मैं ये देख रहा रिसर्च कर रहा था, मेरे पास है, जावेद खनानी को दिखाया गया। ये जो जावेद खनानी है फिल्म में वही है जो दाऊद के साथ मिलकर के जो है, जिसने 60 करोड़ जिसके खराब पैसा खराब हो जाता है, जो है छत से जो है, जिसको रणवीर कपूर जो हमजा जो है, उसको भारत का जो एजेंट है, वो जो है उसको छत से फेंकता है और वो जो है गिरता है और बिजली को उस पर गिरता है और उसकी मौत हो जाती है। ये पूरा का पूरा जो है, अब ये पूरी पूरी घटना पूरी सत्यता पे कितनी आधारित है ये देख लीजिए। आप जाके देखेंगे, मैं आपको डॉन की रिपोर्ट दिखा रहा हूं, मेरे हाथ में डॉन की रिपोर्ट है। ये जो डॉन की रिपोर्ट है, ये जो है जावेद खनानी के बारे में, डॉन जो है पाकिस्तान का अखबार है, ये बताता है कि जो जावेद खनानी जो है कि इसकी मौत कब हुई। इसकी मौत बाकायदा जो नोटबंदी हुई, नोटबंदी के बाद इसकी मौत हुई, और इसकी मौत उसी तरह से हुई जैसे फिल्म में हुई, ऊपर से बिल्डिंग से गिरने पर और या गिराने पर और बिजली के जो तारों पर गिरकर। अब बहुत से लोग कह रहे हैं कि भाई सुसाइड है, पाकिस्तान में भी इसे सुसाइड कहा गया, लेकिन सवाल है कोई आदमी सुसाइड कर रहा है तो क्यों सुसाइड कर रहा है? वो बिजली के तारों पर कूदेगा सुसाइड करने के लिए, कहीं भी कूद जाएगा, वो बिजली के तारों पर क्यों कूदेगा? तो अब जाहिर सी बात है कि ना जिसने अननोन मैन ने जिसने इसको धक्का देकर, ना वो कहेगा, ना अननोन मैन को टास्क देने वाला ओपनली कहेगा, ना ही पाकिस्तान ओपनली कहेगा। लेकिन सच तो यही है कि जब नोटबंदी हुई तो दाऊद के लिए काम करने वाला खनानी जो है उसकी मौत हुई। ये ऐतिहासिक सच है, ये आप जाके चेक कर सकते हैं, पाकिस्तान में आपको इसके बारे में दिख जाएगा। और मैं आपको ये भी बता दूं, आपको मैं एक और रिपोर्ट दिखा रहा हूं, मेरे हाथ में एक और रिपोर्ट है, वो भी मैं स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूं। ये रिपोर्ट क्या कहती है? ये रिपोर्ट जो है यूएस ट्रेजरी की रिपोर्ट है, ये बाकायदा यूएस ट्रेजरी की रिपोर्ट कहती है। ये जो जावेद खनानी था, ये जो है मनी लॉन्ड्रिंग में और फंडिंग आतंकवादियों की उसमें था, दाऊद के साथ इसके रिलेशन थे, ये सब चीजें यूएस ट्रेजरी की रिपोर्ट कह रही है भाई। ये फिल्म में जो दिखाया गया वो बिल्कुल एक एक चीज सच है, और इसके जो है सारे संबंध थे, ये इसके बारे में दिखाया गया, तो फिल्म में इसको सच दिखाया गया। ये ऐसा व्यक्ति है जिसके दाऊद से संबंध थे, जो है नकली नोटों का धंधा कर रहा था, और नोटबंदी के बाद इसकी अचानक से जो है ये गायब हो जाता है। तो एक तो बात ये हुई जावेद खनानी के बारे में। अब अननोन वाले से जो है लोग परेशान हो रहे हैं कि भाई क्या भारत का एजेंट जाकर मार रहा है? अब ये चीज कोई कहेगा नहीं, ना भारत कभी स्वीकारेगा, ना भारतीय रॉ कभी स्वीकारेगी, भारतीय एजेंसी। लेकिन क्या ये सच नहीं है कि भारत में आतंकी गतिविधियों में भारत में प्लेन हाईजैक करने वाले में 32 जो ऐसे लोग चुन चुन कर मारे जा रहे हैं? अभी 33 हो गए होंगे, अभी एक और मारा गया ईद पर, जी है, लश्कर का कमांडर एक और मारा गया ईद पर नमाज पढ़ते हुए। तो ये जो 33 जो लोग हैं, इनको अननोन लोगों ने मारा है, अननोन व्यक्ति ने। अब ये अननोन जो कौन है, ये आप अंदाजा लगाते रहिए, लेकिन सब जानते हैं ये अननोन कौन है, फिर भी कोई कह नहीं सकता। लेकिन ये बात सच है कि भारत विरोधी जो लोग हैं वो पाकिस्तान में एक एक करके मारे जा रहे हैं। अब अरफा बीबी और ये जो जर्मनी में बैठा जो कीड़ा है, मैं उसको जर्मन शेफर्ड नहीं कहता, जर्मन शेफर्ड एक बहुत प्यारा बहुत सुंदर डॉग है और बहुत वफादार है, और वो इस ये जो जर्मनी में बैठा कीड़ा है, नाली का कीड़ा, ये जो कीटाणु बम है जर्मनी में बैठा, इसको मैं जर्मन शेफर्ड नहीं कहता, लेकिन इसको भी बड़ी तकलीफ है कि भाई कैसे दिखा दिया इसमें ये सब चीजें जो है, कैसे जो है दिखा दिया, ऐसे लोग मारे जा रहे हैं ये वो करके। अब लियारी को लेकर, लियारी के जिसकी पूरी पटकथा है, कराची का जो लियारी है, लियारी को लेकर ये कहा गया कि इसमें अरफा बीबी ने कहा इतनी हिंसा दिखाई गई, गर्दन कटती है, उससे फुटबॉल खेल रहे हैं, सब चीजें जो हैं। अब ये सब चीजें भी इनको लग रहा है कि ये सब इतना जो है फिल्म में हिंसा क्यों दिखाई? क्या ये हिंसा नहीं होती थी? ये हिंसा सच है। अब आपको मैं पाकिस्तान के जो है टीवी का दिखा देता हूँ, एक फुटेज देखिए। लियारी में जिस तरह से इस फिल्म में, धुरंधर फिल्म में दिखाया गया है कि लियारी में जो एसपी है, जो चौधरी असलम है, और जो बलूच गैंग है, उसके बीच जो गोलीबारी जो है, वो जो फिल्म में दिखाई गई है, सेम टू सेम पाकिस्तान टीवी का एक रियल फुटेज आपको दिखाता हूं। ये देखिए, देखिए जरा।
आप देख सकते हैं दोबारा फायरिंग शुरू हो गई है और ये चारों तरफ से फायरिंग की जा रही है। आप देख सकते हैं कि ये रॉकेट फायर किए जा रहे हैं, ये रॉकेट से फायरिंग की जा रही है। जो भाई आप देख सकते हैं कि कुछ पता नहीं चलता, अचानक चारों तरफ से फायरिंग शुरू हो जाती है और इस वक्त ये धमाका हुआ है और गालिबन ये या ग्रेनेड का या रॉकेट का ये फायर था और शदीद फायरिंग दोबारा शुरू हो गई। आप देख सकते हैं कि लियारी की सूरत हाल कुछ नहीं पता चलता, किसी भी वक्त कुछ भी हो जाता है। आप ये देखिए फिर दोबारा ये दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है इस वक्त। तो ये भी सच निकला, इसको भी जो प्रोपेगेंडा कह रहे हैं ये भी सच निकला। अब लियारी में जो एक फिल्म में जो उसका गर्दन काटकर फुटबॉल खेलता है, अब वो जो चीज है मैं आपको उसके बारे में आपको पाकिस्तान टीवी का एक और फुटेज दिखाता हूं। डिस्कशन हो रहा है और डिस्कशन जो हो रहा है उसमें जो है बाकायदा वो पत्रकार बता रहा है, ये 10-12-15 साल पहले का जो आपको टीवी क्लिप दिखा रहा हूं, इसमें बाकायदा बताया जा रहा है कि वहां पर लोगों का गर्दन काट के फुटबॉल खेलते। सुनिए जरा ये। किसी ने दिखा दिया आगाही करने के लिए, उसको गला घोट के मार दो। मैं आपको एक वीडियो यहीं पे दिखाता हूँ जिस पर एमक्यूएम का और आपका इख्तलाफ शुरू हुआ कराची में। आपके लियारी के लोगों के गले काट के पीपल्स अमन कमेटी के लोगों ने उससे फुटबॉल खेला था। फैसल साहब मैं भी दिखा सकता हूँ, लेकिन वो फुटेज ऐसी है तो टीवी पे दिखाई नहीं जा सकती। तो ये मत कहे कि उन्होंने किया, ये हर तरफ से हो रहा है, किसी को रोकना। तो देखा लियारी का जो गैंग वॉर था वो भी सही निकला, दूसरी तरफ वो जो गर्दन काट के फुटबॉल खेलने वाला वो भी सही निकला। और इसके साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि लियारी को लेकर और जितनी चीजें कही गई और साथ साथ जो अननोन व्यक्ति जो पाकिस्तान में 32 भारत विरोधी जो है 32-33 लोगों को मार चुका है, उसके बारे में भी पाकिस्तानी टीवी में बाकायदा डिस्कशन। आप पाकिस्तान टीवी जाके देखेंगे तो आपको एक एक चीज का रिकॉर्ड खंगालेंगे, आपको एक एक चीज जो फिल्म में दिखाई गई है वो वास्तविक आपको नजर आने लगेगी। ये असलियत है इस फिल्म की और इसीलिए भारत विरोधी गैंग जो है इस फिल्म से दुखी है, परेशान है, क्योंकि इन लोगों को इस फिल्म ने एक्सपोज कर दिया भारत विरोधी ताकतों को। तो मुझे लगता है कि भारत से प्यार करने वाला हर व्यक्ति आज जो है भारत विरोधी, पाकिस्तान प्रेमी, भारत के टुकड़े टुकड़े करने की मंशा रखने वाला है टुकड़े टुकड़े गैंग, इनको जो मिर्ची लग रही है ना, हर भारतीय को इसको एंजॉय करना चाहिए। इनको रोते पिटते देखकर बड़ा मजा आ रहा है और भगवान करे ऐसी फिल्में बॉलीवुड में और बने जो इन लोगों को एक्सपोज करे, इन लोगों को जो है इनकी रुदाली गैंग जो है और रोए, ऐसी और फिल्में बने, बहुत मजा आएगा। अब एक बात मैं ये भी बता दूं, फिल्म लगातार जो है अच्छा कर रही है और ईश्वर करे इस तरह की फिल्में सफल हो, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, ताकि बॉलीवुड के और भी लोग इस तरह की फिल्में बनाएं। वैसे आपको ये भी बता दूं, इस फिल्म से प्रभावित होकर अब नेटफ्लिक्स जो है लियारी में जो गैंग वॉर होता है उसके ऊपर एक सीरीज बनाने का, लियारी के गैंग वॉर पर नेटफ्लिक्स जो एक सीरीज बनाने की तैयारी कर रहा है। तो ये इस फिल्म की सफलता है, लेकिन वो तो छोटी बात है कि नेटफ्लिक्स क्या बना रहा है क्या नहीं बना रहा। इस फिल्म की सबसे बड़ी सफलता ये है कि इस फिल्म ने भारत विरोधी और पाकिस्तानी प्रेमी जो गैंग है उसको एक्सपोज कर दिया है, उसको दर्द दिया है, उसको जो है इतनी जलन दिया कि उसके शरीर पर फफोले निकल आए और वो फफोले उनके जबान से निकल रहे हैं, वो फफोले उनके आंसुओं से निकल रहे हैं और वो फफोले उनके बयानों से निकल रहे हैं। तो ये इस फिल्म की सबसे बड़ी कामयाबी है कि ये जो भारत विरोधी गैंग है इसको एक के बाद एक जो है तमाम झटके लगे हैं। इसीलिए इस फिल्म की सफलता की हमको खुशी मनानी चाहिए और ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, पाकिस्तान प्रेमी जो गैंग है, उसके रुदाली पर, उसके रुदन पर हमें तालियां पीटनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।